हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अगला क्लास करने चल रहे हैं जो कि हम बोलें कि फिर से अगेन पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन की बात करने वाले हैं। मीन्स हम कहें कि एमकॉम लेवल पे जो आपका अकाउंट्स का पेपर आया है 2017 का, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। एक चीज़ हम यहाँ बोल देते हैं कि आप लोग का शायद टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लास्ट क्लास में हमने बिजनेस लॉ का पेपर डिस्कस किया, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोग रिप्लाई नहीं किए। ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ एक है कि अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि सर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्या उससे क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो अभी मैं आपको 2017 का जो पेपर डिस्कस करने चला हूँ, ये एज इट इज़ BHU में आया हुआ पेपर है और आप उससे देखिएगा जो टॉपिक मैंने कवर कराया है क्या उससे आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, या आप सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ पे मुझे अपने तरफ से कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम चलते हैं आज 2017 के अकाउंट्स के सेक्शन पे, जो अकाउंट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। और एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दें कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास पेपर्स होंगे पास्ट ईयर के, तो ये याद रखिएगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा किस नंबर पे है, आप क्वेश्चंस को मिलाइएगा कि वो पेपर में कहाँ पे है। क्योंकि पेपर के बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तो एटलीस्ट 4 सेट्स बनते हैं, तो हर सेट्स में जो क्वेश्चन की नंबरिंग होती है वो अलग होती है। तो इसलिए इस तरीके से अगर कोई मिलाएंगे कि अच्छा फर्स्ट नंबर पर मेरे में तो कुछ और क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ, मीन्स रॉयल्टी का आपका नेचर पूछा जा रहा है वेंचर कैपिटल, रेंटल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो अब देखिए रॉयल्टी के बेसिकली हम बात करें, रेंटल कैपिटल माना जाता है कि आप जानते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है कि किसी के प्रॉपर्टी का हम कहें राइट्स, स्पेशल राइट्स यूज करने के लिए जब आप किसी के प्रॉपर्टी को हायर करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक, अब रॉयल्टी से हम आपको क्वेश्चंस देते हैं कि आई होप इसका आप आंसर जरूर करेंगे। कि पहला क्वेश्चन आपका कि रॉयल्टी का टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम कहें कि पर्सनल या नॉमिनल में किस नेचर का अकाउंट्स है, फिर शॉर्ट वर्किंग क्या होता है एंड मिनिमम रेंट क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय व्हाट रेट द बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट्स इज कन्वर्टेड इनटू फॉरेन ब्रांच। अब देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम कहें कि जो फॉरेन ब्रांच की आपकी बात आती है, ठीक है, मीन्स जब ब्रांचेज आप ओपन करते हैं, ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वहाँ पे फॉरेन ब्रांच में क्या होता है कि आपका जानते हैं कि जो हम कहें कि वैल्यू ऑफ मनी होता है कि वो डिफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि किस रेट से आप कवर करेंगे, तो ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, तो इसमें से कुछ भी नहीं है कि नन ऑफ द एबव आपका ये ऑप्शन होने वाला है। ठीक, इन फॉरेन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू। अब यहाँ पे हम कहें कि आपसे देखिए भी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आपका जो हम कहें कि फॉरेन ब्रांच है वहाँ पे फिक्स्ड रेट किस रेट पे कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ये आपका होगा ओपनिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच द हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन्ड बाय द ब्रांच इज ऑफ द नेचर ऑफ। अब देखिए कि जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है तो यहाँ पे हम कहें कि जो अकाउंटिंग्स होती हैं कि आपको टाइप्स ऑफ ब्रांच हम बताए थे, ब्रांच का एक क्लास हमने लिया भी था, तो उसमें ध्यान दीजिए कि जो अकाउंटिंग करने का पॉइंट होता है यहाँ पे कि कई सारे मेथड्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि जो ब्रांच अपना हेड ऑफिस का अकाउंट बनाता है तो ऐसे केस में जो होता है ये पर्सनल अकाउंट से नेचर का बनाया जाता है। मीन्स जो हम कहें कि पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस रूल्स पे क्या होता है कि यहाँ पे बनाया जाता है अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल आर चार्ज टू डिपार्टमेंट्स। अब देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस, हम कहें कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं जो हम कहें कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट में नहीं चार्ज किया जा सकता, तो उसको कहाँ पे आप चार्ज करेंगे। मीन्स हम कहें कि कोई एक्सपेंसेस डायरेक्टली इस किसी डिपार्टमेंट से कोरिलेट नहीं कर पा रहा, तो उसको आप क्या करेंगे, चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ एन एसेट्स कम टू द नॉलेज आफ्टर प्रिपेयरिंग द इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स इट विल बी शोन इन। कि अब हम कहें कि कोई भी एसेट्स ऐसी है कि जब आप इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर इंसॉल्वेंसी अकाउंट आप बना लेते हैं उसके बाद आपकी जानकारी में कोई एसेट्स आता है वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो लिस्ट ई ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डिफिशियंसी अकाउंट्स। अब ये लिस्ट ई क्या होता है कि जब इंसॉल्वेंसी का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आपको आएगा।
ठीक, ये सारे टॉपिक्स हम कहें कि हमसे कवर नहीं हुआ, या हम कहें कि कवर नहीं हुआ, रीज़न कि आप लोग पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा उस टाइम। ठीक, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर इज अवेलेबल, कि हम कहें कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कहें कोई पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट होता है, कि हम कहें कि पार्टनरशिप फर्म जब आपका डिसॉल्व हो रही है तो उसमें जो पार्टनर्स के एसेट्स होते हैं वो किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द प्राइवेट क्रेडिटर्स, कि अगर हम कहें कि उस एसेट्स को जब आप यूज़ करें तो सबसे पहले जो हम कहें कि फर्म के प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आउटसाइड क्रेडिटर्स की बात नहीं आती है पहले। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। द नंबर ऑफ शेड्यूल इन द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, वो आपके 2 हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मीन्स सेंट्रल बैंक अपने यहाँ कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ एंड आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ। ये 3 क्वेश्चन आपको आरबीआई से रिलेटेड हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, रेगुलेटरी ऑफ करेंसी, बैंक ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये सभी फंक्शन है। रिसीवर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स ये नहीं है, मीन्स आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। आरबीआई क्या करता है कि जनता का पैसा स्वीकार नहीं करता है। ठीक, विच सेक्शंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस एज चेक। अब कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन सा सेक्शन है जो चेक को डिफाइन करता है, तो सेक्शन 6 है। अब यहाँ से हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कि हम कहें कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है उसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, एंड हम कहें कि ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कौन कौन से डेट्स ऐसे हैं जिनको आपका पब्लिक हॉलीडे माना गया। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन आप लोग से जनरली आप लोग ने हमसे पूछा है कि सर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तो उसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होते हैं कि जैसे हम कहें कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, जो ड्रॉवर है फिर जिसको हम कहें कि वो क्या करता है, इंडोर्स करता है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, उस बिल को हम कहें इंडोर्स करता है किसी और पार्टी को। तो अगर हम कहें फिर अगेन वो पार्टी क्या कर रही है, किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर रही है, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ड्रॉवर से बिल इंडोर्स किया गया और उस बिल का हम कहें कि मैच्योरिटी डेट के पहले जितने लोगों के हाथ में वो जा रहा है वो सभी पर्सन जो बोले जाते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बोले जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज यूज्ड फॉर, कि अब सीआरआर की बात कर रहा है कि एक किस लिए यूज किया जा सकता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम बेसिकली कहें कि जब प्रेफरेंस शेयर का आपका रिडम्पशन करना होता है तो उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बेसिकली हम कहें कि जो आपका यूज किया जा सकता है इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या होता है इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू सेट इक्विटी शेयर, डिफर्ड शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बट डिफर्ड शेयर पब्लिक कंपनी नहीं इशू कर सकती है, बाकी स्वेट इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर सभी ये इशू कर सकती है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक्सपेंसेस ऑन ESOP मीन्स एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान इज रिकॉर्डेड इन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए कि ये हम कहें कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ये एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, कि मीन्स एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट एक तरीके से हम दे रहे हैं तो उसको हम कहें कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया जाता है, उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज यूज फॉर, कि मीन्स हम कहें कि प्री एंड पोस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि अगर हम कहें कि जो आपका प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक, उसको किस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल लॉसेस के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, डिविडेंड पेमेंट के लिए नहीं कर सकते, रिडक्शन ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते एंड रिडक्शन इन रेवेन्यू लॉसेस भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप उस कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज
डैश एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, मीन्स आपका कि जब बोनस शेयर आपका इशू किया जाता है तो उस समय आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आप ध्यान देंगे तो बोनस शेयर के लिए किया जा सकता है। तो अब क्या किया जाएगा, जनरली आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है वो क्रेडिट होता है कि जब आपको कहें कि ड्यू एंट्री कराए, लेकिन जब आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कंपनीज रजिस्टर्ड। अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात कर रहा है, किस टाइप्स के डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सिक्योर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, मॉर्टगेज डिवेंचर। तो यहाँ पे बियरर डिवेंचर्स जो होते हैं उसको क्या होता है कि आपको पता होगा कि वो कंपनी के रजिस्टर में नहीं रिकॉर्ड होता, मीन्स नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, उसका पूरा डिटेल वो नहीं रिकॉर्ड होता है। इसको जब चाहे आप किसी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट आपका जो है रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है, वो क्या रहता है कि उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये बाकी भी जो डिवेंचर्स हैं ये भी आपके रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ में से जो आपका है कि कहें कि और जो पूछा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बियरर डिवेंचर। अब चलते हैं आगे और बाकी क्वेश्चंस पे। देखिए X Limited proposed to shareholders to issue right share in ratio of 4:1 at the of ₹10 at the ₹12, मीन्स हम कहें कि वहाँ पे 4:1 के रेशियो में शेयर इशू किया जा रहा है जिसका फेस वैल्यू आपका ₹10 है और इशू किया जा रहा है ₹12 में। ऑन द डेट ऑफ प्रपोजल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ₹17, फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स की वैल्यू आपसे पूछे गए। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा जो ऑप्शन नंबर 4 ₹5। इसके भी आपके क्या नाम से क्या हम कहें फार्मूलाज हैं राइट शेयर कैलकुलेशन का, जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आप जाएंगे वहाँ पे टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक, चलते हैं। विंस इन विच सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज रिलेटेड। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन मिले हैं वो आपके कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रहा है। सेक्शन 94 में अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात की गई है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेक्शन 61, 64 में इस चीज़ की बात की गई है। प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट और एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये आपका जो है कैपिटल रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डील्स विथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर हम बात करें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस सेक्शन में डील किया गया है तो ये आपका सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 69 एक और चीज़ से रिलेट करता है। अगर हम कहें कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 69 की भी बात है तो उस सेक्शन 69 किस पर्पज के लिए है कि मीन्स हम कहें कि वो किस बारे में बताता है। और हम कहें कि पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 69 किस ईयर में अप्लीकेबल हुआ, कि जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आ चुका था 1 अक्टूबर को, लेकिन हम कहें कि इस सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1932 से एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये किस ईयर में एप्लीकेबल हुआ, एक क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं हम। विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव राइट ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। हम कहें कि जो फर्म में एडिशनल प्रॉफिट होते हैं तो उसमें हम कहें कि कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं कि जिनको हम कहें उस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग या प्रॉफिटलेस प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको हम कहें कि एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट ऑफ शेयर दैट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मीन्स हम कहें कि जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होता है कि कंपनी का, उसमें आपका पूछा गया कि वो पार्ट जो हम कहें कि कंपनी अपने लिक्विडेशन जब कंपनी का समापन होने वाला है उस टाइम के लिए रखी है, या हम कहें कि जो कंपनी अपने हार्ड डेज के लिए रखती है तो वो कौन सा होता है, रिजर्व शेयर कैपिटल होता है आपका। रिजर्व एक देखिए कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज़ होती है कि जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनाया जाता है उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका रिजर्व कैपिटल होता है कि जिसे कंपनी लिक्विडेशन के टाइम क्या करती है, अपना मांगती है। एथोराइज शेयर कैपिटल का दूसरा क्या नाम होता है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम बैलेंस अपीयर इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर टू revaluation account, profit and loss adjustment account, all partners capital account,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये हम कहें कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है उसका नए पार्टनर्स के टाइम, तो उस टाइम हम कहें जो भी आपके बैलेंसेस होते हैं, कुछ भी रहे, रिजर्व्स वगैरह रहे, सब कुछ वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये किस रेशियो में किए जाते हैं, कि मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, किस रेशियो में किए जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, A, B are partners sharing profit in losses 3:2. C was admitted with 1/4 share in profit which he acquires equally from A and B. The new ratio will be. तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 19:11:10। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 पे बहुत लोग टिक लगा सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्रिक आपका होता है कि आप क्या करिए कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर निकाल लीजिए और उसके शेयर को आप अगर हाइड कर दीजिए तो बाकी पार्टनर्स के शेयर को देखिए। तो लेकिन वो केस आपका तब अप्लाई होता है जब हम कहें कि न्यू पार्टनर्स के शेयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन कुछ भी न दिया हो, मीन्स वो कितना किस पार्टनर से ले रहा है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो आप लोग गलती से टिक मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें वहां पे सेटिस्फाई हो जा रही है, मीन्स 1/4 आपका न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर भी जो थे वो भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। A and B are partners in a firm. They are entitled to get interest on their capital, but the net profit was not sufficient for this interest. The net profit will be distributed among partners in. अब देखिए कि क्या है कि यहाँ पे हम बोलें कि जब पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कई सारे केसेस हैं कि हम कहें कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, ठीक, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, और हम कहें कि प्रॉफिट जो है आपका चार्ज है या सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या हम कहें एप्रोप्रिएशन। तो देखिए कि अगर प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उस कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। और फिर हम कहें कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है, तो आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए वही देंगे। दूसरी चीज कि अगर हम कहें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में अगर फर्म को कहीं लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, कि अब देखिए कि बोला गया कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कि वो पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि हाँ दिया जाएगा, लेकिन अब एक किस में से दिया जाएगा, कि मीन्स हम कहा कि यहाँ पे आपसे ये जानने की कोशिश करा कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या होगा। तो प्रॉफिट रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गुडविल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप किससे पे करेंगे, प्रॉफिट से ही पे करेंगे। जितना भी प्रॉफिट रहेगा, अगर प्रॉफिट इनफ है तो इनफ पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, प्रॉफिट कम है तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हम कहें कि अगर आप ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट नहीं है, मीन्स फर्म को लॉस हुआ है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो हम बोले एप्रोप्रिएशन का केस है तो। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। अब देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये पूछा कि जो आप एक्सपेंसेस वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मीन्स आप ध्यान दीजिए कि हम ये बोला गया है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस बोथ जो होने चाहिए सेम पीरियड के सेम बिजनेस होने चाहिए। तो ये जो बोला गया है मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपका बोला गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपका है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को और किस नाम से जानते हैं, एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। सेकंड क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न का एक्सेप्शंस क्या है। ठीक, फिर हम थर्ड क्वेश्चन आपको देते हैं फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शंस क्या है, और हम कहें कि जो हमारा स्टॉक होता है मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू किया जाता है, ये अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट है। मीन्स हम कहें कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अगर हम स्टॉक को दोनों में से लोअर जो है उस पर वैल्यू करते हैं तो ये किस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसीवेबल्स दैट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर इज
मॉनेटरी करंट एसेट्स, नॉन मॉनेटरी करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टीसीएस। मीन्स हम कहें कि यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता है कि जो आपके डेटर्स होते हैं या ट्रेड रिसीवेबल जिसको आप बोलते हैं एज पर न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है, फिर फिक्स्ड या फिक्स्ड टीसीएस, और करंट एसेट्स में वो मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। तो ये आपका हम कहें कि करंट एसेट्स होता है, मॉनेटरी होता है कि मीन्स जो आपको विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये देखिए कि आपका फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और फार्मूला बेस्ड है, तो नेट प्रॉफिट का आपका फार्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स। मीन्स एसेट्स के बारे में पूछा गया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो एन एसेट्स प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट्स, एन एसेट्स इज ऑब्टेन्ड एट ए कॉस्ट, एन एसेट्स मे बी व्यूड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल एसेट्स आर टेंजिबल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कहें कि मोस्ट सुटेबल यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है कि एन एसेट्स प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट्स। मीन्स हम कहें कि जो हमारी संपत्तियाँ होती हैं वो आने वाले कई सालों तक हमें क्या करती हैं कि लाभ देती हैं। अब ऑल एसेट्स और टेंजिबल ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कुछ इनटेंजिबल होते हैं जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें, और बाकी भी चीज़ें होती है कि एसेट्स ठीक है हम कॉस्ट पे मानते हैं कि मिलता है, लेकिन ये जो मोस्ट सुटेबल आंसर है आपका कि एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। ठीक, तो ये आपका अकाउंट से रिलेटेड हम कहें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आप लोग अब देख सकते हैं कि जो टॉपिक हमने कवर कराया है क्या उससे आपके क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं एग्जाम में। मीन्स जो लोग ये पूछते थे कि सर आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, अब आप खुद समझदार हैं, अपने से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो आप बताइएगा, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि मीन्स अगर हम जब नेक्स्ट अपना पेपर डिस्कस करने वाले हैं उस क्लास में हम आपके वो डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।